नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह, जिसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है, का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक प्रसिद्ध छायावादी कवि हुए हैं। निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। व्याकरण में एक नियम है कि किसी व्यक्ति का उपनाम हमेशा एक हरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। तो यही वजह है कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो नाम है, इसमें जो निराला शब्द है उसे एक हरे उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, अर्थात उन्होंने स्वयं अध्ययन करके स्वयं के प्रयासों से 3 भाषाओं संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। संगीत शब्द तो आसान है समझना। दर्शन शास्त्र क्या होता है? ऐसा शास्त्र जिसमें यह बताया जाए कि कोई स्थिति या कोई चीज़ कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसमें हमेशा होना चाहिए रहता है कि ऐसा होना चाहिए, तो उस शास्त्र को दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो ये संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे, यानी अध्ययन करता थे। इन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, इन दोनों महान विभूतियों का गहरा प्रभाव था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन दोनों महान व्यक्तित्वों से बहुत प्रभावित थे। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था, क्योंकि इनके जो अपने थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से इनका जो निजी जीवन था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्यिक मोर्चे की बात करें, यानी इनके साहित्यिक जीवन की बात करें, तो वहाँ भी इन्होंने अनवरत यानी बिना विराम के और लगातार संघर्ष ही किया। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। साहित्यिक योगदान की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन के क्षेत्र में भी काफ़ी ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त की है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। आगे है निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी वे विस्तृत संबंधों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उदात्त शब्द का अर्थ होता है महान, तो इससे उनकी रचनाओं में हमें विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र, ये सब भी कुछ मिलता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया, अर्थात वे ऐसे कवि हुए हैं, ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने कविता के भाव जगत यानी जो भावार्थ होता है वहाँ, और शिल्प जगत यानी लिखने का जो ढंग होता है वो शिल्प जगत में नए प्रयोग यानी नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कौन सा था? असल में छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद कौन सा होता है? वह छंद जिसमें वर्णों की संख्या, मात्रा की गणना, यति और गति से संबंधित कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, या वह छंद जो वर्णों की संख्या, मात्राओं की गणना और गति के विशेष बंधनों से नहीं बंधा होता है, तो उसे मुक्त छंद कहते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने कविता के जो शिल्प जगत में नए प्रयोग किए, नए एक्सपेरिमेंट किए। आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं के विषय का। इनकी रचनाओं की थीम क्या रही है? तो इनकी रचनाओं में हमें
शोषित उपेक्षित यानी जिनकी उपेक्षा की जाती है, पीड़ित और प्रताड़ित जो जन होते हैं, जनता होती है, उसके प्रति गहरी सहानुभूति का भाव देखने को मिलता है। साथ ही शोषक वर्ग यानी जो शोषण करता है और सत्ता वर्ग के प्रति प्रचंड यानी तेज प्रतिकार यानी बदले का भाव देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाओं का विषय शोषित और उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुभूति दर्शाना, साथ ही शोषक वर्ग के प्रति बदले की जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं पाठ प्रवेश की। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित होती है। आह्वान शब्द का अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। तो आह्वान गीत ऐसा गीत होता है जिसमें किसी व्यक्ति को संबोधित करके बुलाया जाता है, कुछ नया करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ ये जो कविता है ये बादलों को संबोधित है। ऊपरी तौर से तो भले ही ये बादलों को संबोधित है, परंतु सूक्ष्म अर्थ में ये कविता जो है जनमानस को भी संबोधित है। इस कविता में जनमानस को भी आह्वान किया गया है, साथ ही कवियों को भी आह्वान किया गया है। जनमानस को आह्वान किया गया है कि वह जो अपने जीवन से जो परेशान है, निराश हो चुके हैं जीवन की कठिनाइयों से या उसके संघर्षों से, तो उनको आह्वान किया गया है कि वे उनको इस कविता के माध्यम से उनमें उत्साह पैदा करने की कोशिश की गई है कि वह क्रांति के लिए तैयार हो सकें। दूसरी तरफ कवियों को भी आह्वान किया गया है और कवियों को आह्वान किया गया है नई कविता रचने के लिए। जनमानस को नवजीवन लाने के लिए आह्वान किया गया है, तो कवियों को नई कविता रचने के लिए आह्वान किया गया है। और ये सब किया गया है बादलों के माध्यम से। बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने ऐसा किया है। और इसके पीछे कारण ये था कि जो बादल थे ये कवि का प्रिय विषय रहे हैं। अब कविता में जो बादल हैं ये एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं। आपको भी मालूम है कि जब बादल बरसते हैं तो जो जनता होती है, जो जनमानस मनुष्य होता है, उसकी जो जल की मौलिक ज़रूरत है वो तो पूरी होती ही होती है। तो इस कविता में उसको भी स्थान दिया गया है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की जो आकांक्षा है ना, उनकी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। विध्वंस का अर्थ होता है विनाश, विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह, और क्रांति होता है इनकलाब लाना, और चेतना यानी उसकी भावना पैदा करना। तो इस कविता में जो बादल हैं वो नई कल्पना और नए अंकुर यानी नए जीवन के लिए। अब जब भी हमें कुछ नया सृजन करना होता है, जब भी कोई किसी नई चीज़ का निर्माण करना आता है, तो पहले हम वो जो पुरानी चीज़ है उसका हटाना पड़ता है, उसके प्रति के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि इस कविता में जो बादल हैं एक अर्थ में तो वो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरे अर्थ में वो नए जीवन लाने के लिए क्रांति चेतना को संभव बनाने वाले भी बताया गया है उन्हें। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। तो इस कविता में आपको पढ़ने के बाद, समझने के बाद पता चलेगा कि जो निराला जी हैं वो जीवन को कितनी व्यापक और समग्र यानी संपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। यानी कविता में ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर, मनोरम। तो कविता में हमें सुंदर कल्पना भी देखने को मिलेगी और क्रांति चेतना भी देखने को मिलेगी। यानी इसका एक कोमल पक्ष भी है तो एक इसका सख्त यानी कठोर पक्ष भी है इस कविता में। आगे जो एक तथ्य भी है वो बताया गया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये बात सत्य है। जब भी समाज में क्रांति की ज़रूरत महसूस की जाती है तो उसमें कई तत्व शामिल रहते हैं जो अपना योगदान देते हैं। उन्हीं तत्वों में से एक है साहित्य, क्योंकि जो साहित्यकार होता है, जो रचनाकार होता है, वे अपनी रचना होती है या अपनी कलम की ताकत से
वो लोगों की जो सोचने की शक्ति को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो निराला जी ने इस कविता में एक तरफ तो नवजीवन, इस कविता को नवजीवन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा है, यानी उसके संदर्भ में भी देखा है, दूसरी तरफ नूतन कविता यानी नई कविता के संदर्भ में भी देखा है। यानी एक तरफ तो जनमानस यानी मनुष्य को अपने जो जीवन, जो वर्तमान जीवन में चल रही जो कठिनाइयाँ हैं, जो विपत्तियाँ हैं, उनको क्रांति के माध्यम से दूर कर नया जीवन लाने के लिए आह्वान किया है। तो दूसरी तरफ कवि को भी कविता में नए प्रयोग करने के लिए आह्वान किया है। अब प्रस्तुत है इस कविता की व्याख्या। बादल गरजो। निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कहते हैं, हे बादलों तुम गरजो, क्योंकि इस बार रिमझिम बरसने से काम नहीं चलेगा। इस बार रिमझिम बरसने से काम नहीं चलेगा। इस बार तुझे या तुम्हें गरजते हुए बरसना होगा, क्योंकि इस बार जो समय की मांग है वो ये सिर्फ पानी की प्राप्ति करना ही नहीं है, बल्कि लोगों में क्रांति के लिए उत्साह भरना भी है। और तुम जब गरजोगे तो लोगों में क्रांति के लिए उत्साह पैदा होगा। इसलिए तुम इस बार सिर्फ बरसो मत, तुम गरजो भी। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। धराधर शब्द का अर्थ होता है धारा को धारण करने वाला, और धारा को कौन धारण करता है? बादल। तो आगे फिर घेर शब्द का अर्थ होता है घेर लेना यानी छा जाना। तो आगे निराला जी कह रहे हैं कि ओ बादलो, ओ धारा को धारण करने वाले यानी ओ बादलो, तुम गगन में छा जाओ, यानी गगन को अपने आप से ढक डालो। इसकी अगली पंक्तियों में बादलों के स्वरूप के बारे में बताया गया है या उन पर प्रकाश डाला गया है। ललित ललित काले घुंघराले। ललित शब्द का अर्थ होता है कोमल। बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना, जो कि अनगढ़ होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जो कि बदलती रहती है। विद्युत छवि उर्मे। विद्युत छवि यानी बिजली की छवि यानी शोभा, और उर शब्द का अर्थ होता है मन, हृदय। नवजीवन नया जीवन। वज्र शिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र शब्द का अर्थ होता है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक हथियार, दूसरा आकाशीय बिजली, जहाँ आकाशीय बिजली आप मानोगे। नूतन कविता यानी नई कविता। तो बादलों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कवि कह रहे हैं, जब बादलों को उनके स्वरूप के बारे में स्मरण कराते हुए वो कह रहे हैं और उन्हें गरजने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तुम ललित हो, यानी तुम कोमल हो, काले घुंघराले हो, काले हो और घुंघराले भी हो। तुम बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना जिस प्रकार होती है, तुम ठीक वैसे तुम बने हो या तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। तुम्हारे दिल में यानी तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा विराजमान है, जहाँ उपस्थित है। कवि नवजीवन वाले, तुम उन कवि के समान हो जो नया जीवन लाने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनमें आकाशीय बिजली छिपी होती है, जहाँ आकाशीय बिजली जितनी शक्ति छिपी होती है। इसलिए मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ कि तुम गरजो और तुम गरज कर लोगों में क्रांति के लिए उत्साह पैदा कर दो। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि इसमें जो कवि हैं वो कवियों को आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि वह नए जीवन लाने वाले हैं, इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वह नई कविता का सृजन करें, अर्थात उनमें नए प्रयोग करें। अगला पद्यांश है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन।
विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। उन्मन यानी बिना मन के। निधाक शब्द का अर्थ होता है गर्मी। और सकल शब्द का अर्थ होता है सारे। जन शब्द का अर्थ होता है जनता यानी जनमानस। तो यहाँ कवि बता रहे हैं कि जो विश्व के सारे लोग थे वो गर्मी के कारण व्याकुल और बिना मन के हुए पड़े थे। तो ये तो हुआ इसका साधारण अर्थ। तो इसका जो गहरा अर्थ ये निकलता है कि वो बता रहे हैं कि विश्व में जो जनता है, आम लोग हैं, वे कठिनाइयों से, विपत्तियों से या जो समाज है ये बुराइयों से के कारण, समाज में फैली बुराइयों के कारण व्याकुल हुए पड़े हैं, बिना मन के हुए पड़े हैं। तो आगे वे कह रहे हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब फिर उनके संबोधन का ढंग बदल गया है। पहले वाले पद्यांश में उन्होंने धाराधर कहा था उनको, तो अब वो बोल रहे हैं कि अज्ञात दिशा से आने वाले आकाश के बादलों, घन शब्द का अर्थ होता है बादलों, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तप्त यानी गर्मी से तपी हुई, धरा यानी धरती। तो वो बता रहे हैं कि गर्मी से तपी हुई जो धरती है उसको अपने जल से फिर से शीतल कर दो, यानी उसको जो है उसमें से बुराइयां खत्म कर जो है उसको फिर से तुम शीतल कर दो, या उसमें नया जीवन भर दो। बादल गरजो, या उसे बुराइयों से मुक्त कर दो। तो इस तरह इस कविता में बादलों के माध्यम से बादलों को आह्वान करते हुए एक तरफ तो जनमानस का भी आह्वान किया गया है और उन्हें जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं उनको तोड़ने के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से ये कविता रची गई है। दूसरी तरफ कवियों में यानी जो कवि वर्ग हैं उनमें भी नई कविता रचने के लिए उत्साह भरने के उद्देश्य से बादलों का आह्वान किया गया है और यह भी बताया गया है कि उसके लिए जो भी क्रांति के लिए या जो बदलाव के लिए जो भी जिसकी भी ज़रूरत होती है वह मनुष्य के अंदर ही होता है। तो उसके लिए सिर्फ उत्साह मात्र की ज़रूरत होती है और वह उत्साह कवि ने बादलों के माध्यम से पैदा करने की या उत्पन्न करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि इस कविता में जो आए विचार है उनसे वे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।